हेलो एंड वेलकम बैक टू इजी परीक्षा। मेरा नाम ज्योत्सना है एंड वी आर कवरिंग लेक्चर सीरीज ऑन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी एंड गवर्नेंस. Okay, so yesterday there was a lecture on introduction to Indian Constitution and today we are starting from preamble. Right, so let's start preamble. प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हिंदी में बोलते हैं उद्देशिका. ये संविधान के उद्देश्य बताती है संक्षेप रूप में, इन वेरी शॉर्ट फॉर्म. ओके, सो प्रियम्बल, अबाउट प्रियम्बल इज, प्रियम्बल बेसिकली एक बहुत ही कंसाइज्ड वर्जन है पूरे संविधान का. ये प्रियम्बल में सारे की टर्म्स हैं जो कि आपके संविधान को, संविधान तो पूरे विस्तार रूप से है पर प्रियम्बल में एक बहुत ही छोटा सा है और वो सारे संविधान को, पूरे के पूरे संविधान को बिल्कुल ही क्रक्स उसका प्रियम्बल में समाहित है. राइट, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम, सबसे पहले तो ये प्रियम्बल आया कैसे. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्लास में हमने पढ़ा था कि जब डिबेट्स चल रही थी तो पंडित नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए थे. राइट, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उन्होंने टेबल पर रखा था. उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे चर्चा हुई और फाइनली वो 22 जनवरी 1947 को पास हो गया. वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दिया जाता है, उसके बाद उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को थोड़े बहुत बदलाव के साथ प्रियम्बल के रूप में संविधान में शुरुआत में ऐड किया जाता है. तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया तो पहले था, लेकिन ये संविधान का हिस्सा बना जब पूरा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया तब. आमतौर पे हर एक लॉ में कोई भी कानून होता है तो उसकी शुरुआत में प्रियम्बल जैसी चीज होती है और पूरे दुनिया भर में जितने भी देश हैं लगभग लगभग सबके संविधान में प्रियम्बल होता ही होता है. ओके, तो प्रियम्बल बेसिकली इंट्रोड्यूस करता है संविधान से, बट संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पूरा जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया उसके बाद इसको ऐड किया गया था. ठीक है, तो शुरुआत में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था, बैरूबारी केस है, उसमें ये कहा था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, लेकिन बाद में समय के साथ इंटरप्रिटेशन में बदलाव आए और फाइनली केशवानंद भारती केस, वेरी फेमस केस, लैंडमार्क केस, जिससे आपके बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी निकल के आती है, बुनियादी संरचना जिसको कहते हैं संविधान की. सो उस केस में फाइनली ये कहा गया कि नहीं, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. एंड देन फाइनली LIC केस एक आता है 1995, उसमें कहा जाता है प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये तो अलग हो ही नहीं सकता. राइट, सो पहले इसको, ये प्रियम्बल किससे आता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसका सोर्स है. पंडित नेहरू द्वारा इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज द सोर्स फॉर प्रियम्बल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पास किया गया था 22 जनवरी 1947. सो इसमें ना, इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कुछ एम्स एंड एस्पिरेशंस थे जो हम देश, एक आज़ाद भारत जब हम बना रहे हैं तो उस देश की जो बुनियाद होगी वो किस प्रकार की होगी. डेमोक्रेसी होगा, सोवरीन होगा, प्रभुत्व संपन्न, सोवरीन मतलब प्रभुत्व संपन्न, यानी कि कोई भी फॉरेन कंट्री हमें नहीं डिक्टेट कर सकती कि आप इस देश के साथ ऐसे संबंध बनाएं या इस देश के साथ व्यापार नहीं कर सकते. सो वी आर सोवरीन, हमारे जो भी डिसीजंस होंगे हम स्वयं लेंगे, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हमें कैसे बनाने हैं हम स्वयं बनाएंगे. सो दैट इज सॉवरेनिटी. डेमोक्रेसी, लोकतंत्रात्मक जो देश है हमारा, ये एक एम्स एंड एस्पिरेशंस में आता है. तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इंक्लूडेड थे एम्स एंड एस्पिरेशंस. अब जब संविधान पूरा बन के तैयार हो गया, संविधान का ड्राफ्ट जब पूरा तैयार हो गया, तब इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को उस संविधान के अनुरूप
कुछ ऐसे टर्म्स थे जिनमें कुछ बदलाव किए गए, जैसे उस वक्त ये भी चर्चा चल रही थी कि सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड को प्रियम्बल में ऐड करना भी है या नहीं, और फाइनली ये तय किया गया था कि नहीं ऐड करना है। देन फाइनली वी सी कि आज़ाद भारत में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ये दोनों वर्ड्स ऐड किए जाते हैं, वो एक अलग कहानी है। तो इस वक्त इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, जो कि एम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, पीपल ऑफ द कंट्री, कि वो अपना देश कैसा बनाने वाले हैं, भारत जो एक किस प्रकार के राष्ट्र के रूप में हम बनाना चाहते हैं, तो उसी में थोड़े से मॉडिफिकेशंस के साथ ये फाइनली ये प्रियम्बल बन के आता है। ओके, अब प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल की शुरुआत कैसे होती है? लेट मी जस्ट रिमूव दिस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड्स ऑफ प्रियम्बल। मैं एक एक टर्म लिखती जाऊंगी और उनको वैसे ही एक्सप्लेन करती जाऊंगी सो दैट आपको समझने में आसानी हो। सो इट स्टार्ट विद द वर्ड वी, द पीपल ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, शुरुआत इसी से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब क्या है, ये क्या सिग्निफाई करता है? इसको चाहते तो रिमूव भी कर सकते थे, यहाँ कुछ और भी ऐड किया जा सकता था, बट लिखना वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये है इतने सालों की गुलामी के बाद जब फाइनली देश आज़ाद हो रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी और ने बनाया है या इस संविधान को बनाने में भारतीयों का हाथ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और इसलिए यहाँ पे लिखा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम स्वयं, हम भारत के लोग अपने आप को ये संविधान दे रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो तो भारतीयों द्वारा ही इलेक्टेड थी, भले ही डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स नहीं थे, इनडायरेक्टली थे, ओके, बट थे भारतीय ही। तो हमने स्वयं ही, हमारा जो संविधान सभा था, संविधान सभा में जितने भी लोग थे इंडियन लीडर्स, उन सब ने मिलकर ये संविधान बनाया है हम भारतीयों की तरफ से, ठीक है। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, कई दफा सवाल भी आता है प्रीलिम्स में कि सॉवरेनिटी किसकी है इंडिया में, इंडिया एज अ नेशन। यहाँ पे जब हम कहते हैं वी आर सोवरीन, तो सोवरीन का मतलब क्या होता है? सोवरीन कौन है? पार्लियामेंट सोवरीन है, पीपल सोवरीन है, संविधान सोवरीन है, या फिर सुप्रीम कोर्ट सोवरीन है? ऐसे आमतौर पे यही एग्जांपल्स दिए जाते हैं 4 ऑप्शंस में। तो उन 4 ऑप्शंस में करेक्ट ये होगा वी द पीपल ऑफ इंडिया सोवरीन, राइट। हम ही इलेक्ट करते हैं द पीपल ऑफ इंडिया सोवरीन। सोवरेनिटी किसकी है हमारे देश में? पीपल ऑफ इंडिया आर सोवरीन, ठीक है। संविधान क्या है? संविधान की सुप्रीमेसी है, लाइक सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड के रूप में संविधान है हमारे पास। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि सोवरेनिटी पीपल ऑफ इंडिया की है, लेकिन जो सुप्रीमेसी है वो संविधान की रहेगी। जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे गवर्नमेंट के, वो सब संविधान से ही उनका एग्जिस्टेंस है, और वो तभी तक एग्जिस्ट करते हैं जब तक संविधान कहता है, ठीक है। जितने भी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, वेदर जुडिशरी, पार्लियामेंट भी संविधान से ही अपना अस्तित्व पाती है, ठीक है। तो सुप्रीमेसी किसकी है? संविधान की है। सोवरेनिटी किसकी है? पीपल ऑफ इंडिया की है, ओके। यहाँ पे ये डिफरेंस ध्यान रखना है। ये सवाल होता है, यूपीएससी का भी ये सवाल रहा है पिछले 2-3 सालों में। आप पॉलिटी के सवाल देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के, तो उसमें ऐसे ही सवाल है, एंड देयर वाज दिस क्वेश्चन अबाउट सोवरेनिटी एंड सुप्रीमेसी, ओके। So we the people of India, having solemnly
Having solemnly resolved to constitute ourselves into, अब जो 5 शब्द हैं they are very important. Sovereign, socialist, secular, democratic and republic. अब इसके आगे का अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे. ये 5 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. इनको याद करने का एक तो पहली बात, इनका ऑर्डर बहुत ज़रूरी है. ये जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसके ऑर्डर को आप नहीं इधर से उधर कर सकते. सॉवरिन को आप बाद में नहीं कर सकते, सेक्युलर को आप पहले नहीं कर सकते. इसका मतलब क्यों है ये अभी मैं समझाते हूँ. और इसको याद करने का एक आसान तरीका ये है, मैंने तो इसको S³ के रूप में याद किया हुआ है. ठीक है, अब ये S³, सबसे पहले तो सोवरेनिटी. सबसे पहले तो हम अपने आप को ये बता रहे हैं कि भाई हम सोवरेन हैं. ठीक है, मैंने आपको सोवरेनिटी का मतलब समझाया कि प्रभुत्व संपन्न, मतलब हमारे ऊपर किसी और देश का, किसी और सरकार का प्रभाव नहीं हो सकता कभी भी. हमारे देश के जो भी कानून होंगे, जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस होंगे, सरकारें किस प्रकार से काम करेगी, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, किसका कितना दायरा होगा, ये सब हम स्वयं तय करेंगे. ठीक है, किसके द्वारा? बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल. पीपल कौन? पीपल आर सोवरेन. सो हम खुद ही, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो हमें ही रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हमने उन्हें इलेक्ट किया है. एंड हमारी ही जो, हम जैसा हम चाहते हैं वही वहाँ पार्लियामेंट में होता है. ठीक है, ऐसा डेमोक्रेसी कहती है. ठीक है, तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. सबसे पहले तो इन दोनों वर्ड को अभी हम अलग कर देते हैं क्योंकि जो मूल प्रियम्बल था, जो ओरिजिनल प्रियम्बल था, उसमें से सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक वर्ड का इस्तेमाल किया गया था. सोशलिस्ट और सेक्युलर नहीं था. ये दोनों शब्द आए हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. ये समय भी खासा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस वजह से भी समझ में आ जाएगा कि ये दोनों क्यों ऐड हुए थे इसी वक्त पे. ओके, तो सॉवरेनिटी का मतलब, हम सुप्रीमेसी तो संविधान की है, बट सॉवरेनिटी का मतलब है कि वी आर आवर ओन रूलर्स. हमें कोई और नहीं रूल कर रहा है. ठीक है, दैट इज सॉवरेनिटी. ओके, अब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र. ठीक है, लोकतंत्र कैसा? इलेक्टेड बाय द पीपल. रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. ठीक है, दे आर आवर रिप्रेजेंट, वो हमें ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, सरकार हमारे द्वारा ही बनाई जाती है और हर इंटरवल में हम लोगों को ये ताकत है कि हम सरकार बदल सकते हैं. डेमोक्रेसी का पूरा मतलब यही है. डेमोक्रेसी में क्या 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 चीज़ें आती हैं? सबसे पहले तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड एंड यही रिप्रेजेंटेटिव्स आर, दे फॉर्म द गवर्नमेंट. ठीक है, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं दे ओनली फॉर्म द गवर्नमेंट. इनको इलेक्ट कौन कर रहा है? इनको इलेक्ट करने वाले हैं पीपल. पीपल है. सोवरेन, सोवरेन कैसे? कि हर इंटरवल में, 5 साल के इंटरवल में, 5 साल में इलेक्शन होता है. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, 18 साल प्लस, 18 साल से ऊपर जितने भी हमारे भारतीय नागरिक हैं वो इलेक्शन में वोट देते हैं. और एक और अच्छी बात ये है इस डेमोक्रेसी की कि हम बिल्कुल भी पहले से ये नहीं कह सकते कि कौन सी सरकार ही आएगी, कौन सी नहीं आएगी. वो अलग बात है. पॉपुलैरिटी ऑफ गवर्नमेंट इज डिफरेंट थिंग. ठीक है, बट इलेक्शन मोर और लेस आर फेयर इन दिस कंट्री. ठीक है, सो उससे भी ये साबित होता है कि जो लोकतंत्र है
मजबूत ही है। ठीक है, तो तीन बातें हैं। सबसे पहले तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, पीपल इलेक्ट करते हैं, और जो हर एक रेगुलर इंटरवल में उनको इलेक्ट करने का जो मौका दिया जाता है, यही डेमोक्रेसी की मूलभूत संरचना है। ठीक है, ये ही पिलर्स है उसके। ओके, हो गई अपने डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब जो हेड ऑफ स्टेट है ही इज इलेक्टेड। यहाँ पे हेरिडिटी मोनार्क वाली बात नहीं है। हेरिडेटरी जो मोनार्क हैं जैसे ब्रिटेन में चलता है, वो वाला सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है इलेक्टेड। यहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट हैं, ही और शी इज इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, जो अगेन हर 5 साल में बदल जाते हैं, एक रेगुलर इंटरवल में वो बदल जाते हैं। ठीक है, तो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो हमारा ओरिजिनल प्रियम्बल था 1950 वाला, उसमें सिर्फ ये 3 शब्द थे। और मैं आपको अगेन बता दूं, 2021 के पेपर में ये सवाल था, यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये सवाल था कि जो ओरिजिनल प्रियम्बल था 1950 का, उसमें 3-4 ऑप्शन थे, जिसमें सबसे पहले तो ये पूरा लिखा हुआ था करंट प्रियम्बल का, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और भी कुछ ऑप्शंस थे, और एक ऑप्शन था जिसमें था सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो 1950 में सिर्फ सॉवरेन सोशलिस्ट सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सिर्फ ये 3 थे। ये हमें ध्यान रखना है, कभी कभी आते हुए भी उस वक्त चीज़ें गलत हो जाती हैं आउट ऑफ कंफ्यूजन। ठीक है, तो 1950 में सिर्फ ये 3 थे। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए। मैंने आपको ये तीनों का मीनिंग बता दिया। नाउ विल डिस्कस अबाउट दीज 2 वर्ड्स। हम ये भी जानेंगे कि 1950 के प्रियम्बल में इनको क्यों नहीं ऐड किया गया, 42nd में क्यों ऐड किया गया, और अभी उसकी रिसेंट कंट्रोवर्सी क्या है। ओके, सो 1950 में सिर्फ ये 3 वर्ड्स थे। देन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुआ। इससे 2 और शब्द ऐड हुए थे अपार्ट फ्रॉम सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, एंड दैट इज इंटीग्रिटी। ठीक है, बट वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। अब पहले तो ये देख लेते हैं 1950 में इसको क्यों नहीं ऐड किया गया। 1950 में जब संविधान बन रहा था तो उस वक्त सोशलिस्ट बनेगा, कैपिटलिस्ट बनेगा, मिक्स्ड इकोनॉमी बनेगी, ये हम कुछ तय नहीं कर सकते थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बात पे डिबेट भी बहुत लंबी चली थी कि इन दोनों वर्ड्स को ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसका इसलिए क्योंकि आगे हम किस तरीके की अर्थव्यवस्था बनाने वाले हैं, इसका इसलिए क्योंकि कॉम्युनल हार्मनी भी हमें बना के रखनी है। जिस किस्म की गंभीर किस्म की जो हमें कम्युनल राइट्स या कम्युनल डिसहार्मनी उस वक्त हम फेस कर रहे थे, तो हम ये चाहते थे। उसकी वजह से पार्टीशन तो हो गया, चलो वो पुरानी बात हो गई, बट आगे ये चीज दोबारा ना हो, इसके लिए इस शब्द का क्या अर्थ होगा, इस शब्द को ऐड करना है नहीं करना है, इस पे बहुत डिबेट हुई और फाइनली ये तय हुआ कि इसको हम नहीं ऐड करते हैं। ठीक है, सोशलिस्ट इसलिए, अब आप देखेंगे कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद तो जो सोशलिस्ट चल ही रहा था, ठीक है, 1991 में पहले सोशलिस्ट चला, फिर धीरे धीरे वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट होता गया, फिर जब 1991 में प्राइवेटाइजेशन के साथ जब फ्री मार्केट आया तो उसके बाद उसको जो हम कहते हैं नियो लिबरलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो अगर अब हम इस चीज़ को हम पीछे जाके सोचे 1950 में या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट चल रही थी, तो उनका मानना बिल्कुल सही निकला। ठीक है, कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो ट्रांजिशन लेती है, समय दर समय चेंज होती है, वो हमेशा सोशलिस्ट नहीं रह सकती। ठीक है, अब जब ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड क्यों हुआ ये हम देख लेते हैं। ये 1976 का समय है, ठीक है, इमरजेंसी लगी हुई थी, ठीक है, उसके आसपास इंदिरा गांधी का एक हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, उनका जो एक प्रोग्राम था गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ, इरेडिकेट पॉवर्टी। अब उस इरेडिकेट पॉवर्टी
और उनके ऊपर जो कुछ आरोप भी लग रहे थे वो किसी पर्टिकुलर समुदाय के अगेंस्ट जा रही हैं। ठीक है, हम अभी उस मुद्दे पे नहीं जाएंगे, बट आप समझ गए होंगे। तो उस चीज़ को मिटाने के लिए जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इंदिरा गांधी ने संविधान को पूरी तरीके से लगभग बदल दिया था। ठीक है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे बदलाव आए थे। हालांकि 44th अमेंडमेंट एक्ट में काफ़ी चीज़ें वापस से बैक टू बेसिक्स हो गई थी। ठीक है, तो गरीबी हटाओ के साथ सोशलिस्ट समाजवादी वो चाहती थी कि ये और ज़्यादा एक्सप्लिसिट हो जाए। अभी तक तो ऐसा नहीं कि वो था नहीं, जो डीपीएसपी है वो तो संविधान के साथ आई थी, नीति निर्देशक तत्व, उसमें कहा गया है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ओके, एंड सोर्सेज। वहाँ पे ये बात हुई है कि हम जो इनइक्वालिटी है उसको हम कम से कम करेंगे। ठीक है, तो सोशलिस्ट यानी समाजवादी में क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। मतलब कोशिश ये की जाती है कि जो वेल्थ है वो एक जगह पे एक्यूमुलेट ना हो, वेल्थ एंड रिसोर्सेज। वेल्थ जो है एक जगह पे एक्यूमुलेट ना हो। सो जो इनइक्वालिटी है कि कुछ लोग, एक छोटा सा तबका है जो बहुत ही ज़्यादा अमीर है और लार्जली जो मासेज है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, तो ये चीज़ ना हो, इसकी वजह से एम ये रखा जाता है कि सरकार जहाँ तक हो कोशिश करेगी कि जो वेल्थ और रिसोर्सेज हैं वो लगभग लोगों के पास बराबर, मतलब कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, और ऐसा भी ना हो कि एक तबका जो है सिर्फ भोजन बर्बाद कर रहा हो। ठीक है, तो मेन पर्पस ये होता है। बट हुआ यूं कि वहाँ पे जो हमारे फ्रेमर्स थे उनका कुछ और सोचना था। उनको लगा था कि सोशलिस्ट से हम शुरू करेंगे पर धीरे धीरे हम कैपिटलिज्म की ओर जाएंगे, क्या पता जाएं नहीं जाएं, कैसे डेवलप हो, तो इसलिए वो हम पर ये थोपना नहीं चाहते थे। जब संविधान बन रहा हो तो वो नहीं चाहते थे कि आने वाली जनरेशन के ऊपर एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को थोप दी जाए, जो कि हो सकता है 50 साल बाद, 70 साल बाद वो रिलेटेबल ना हो, जो कि देख रहे हैं हम। ठीक है, पर इंदिरा गांधी ने इस चीज को एक्सप्लिसिटली प्रूव करने के लिए इस वर्ड को ऐड किया, सेक्युलर वर्ड को भी ऐड किया। अब सेक्युलर को लेकर के बड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि सेक्युलर जो ये टर्म है ना, ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, ये इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है। इंडियन कॉन्सेप्ट है सर्वधर्म समभाव। ठीक है, सभी धर्मों की हम सम्मान करते हैं, हम किसी एक को या किसी दूसरे को हम नीचा नहीं दिखाते। ठीक है, भेदभाव नहीं करते, सभी धर्मों की इस धरती पे समान सम्मान है। ठीक है, बट यहाँ यूरोपियन कॉन्सेप्ट में ये है कि स्टेट और रिलीजन में पूरी तरीके से किसी भी तरीके का नाता नहीं होना चाहिए। स्टेट अपना पॉलिटिकल सिस्टम अपनी लाइन पे चलाए और जो पोप हैं उनका रिलीजन, जो इनका एरेना है रिलीजन का, उस पर स्टेट इंटरफेयर ना करे। बट क्या अपने देश में ऐसा है? ऐसा नहीं है। तो पंडित नेहरू ने उस वक्त कहा था कि जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसमें स्टेट और रिलीजन बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे से कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। बट जो हमारा कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का, दैट इज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। अब जब आप हिंदी में इस शब्द को देखते हैं सेक्युलरिज्म, काफी इंग्लिश मीडियम वालों को मुझे उम्मीद है कि इस सेक्युलर वर्ड का इंडियन परिप्रेक्ष्य में मतलब नहीं पता होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सेक्युलरिज्म हम जब भी पढ़ते हैं, मीडिया में भी हम जब सुनते हैं, तो वो एक अलग ही कॉनोटेशन में लेके जाते हैं, वो एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के रूप में लिया जाता है। बट इसका असली मतलब सेक्युलरिज्म का जो हिंदी में हमारी उद्देशिका लिखी गई है उसमें इसको पंथ निरपेक्ष कहा गया है। अब पंथ निरपेक्ष कहा गया है, धर्म निरपेक्ष क्यों नहीं कहा गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा पे इस पे बहुत डिस्कशन हुआ था। पहले ये था कि सेक्युलर वर्ड जो है हिंदी में जब डिस्कस कर रहे थे तो उनका कहना था इसको क्या धर्म निरपेक्ष हम लिख सकते हैं अपनी उद्देशिका में। बट हुआ यूं कि जब इसमें डिस्कशन हुई, जब हम ये समझने की हमने कोशिश की धर्म का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है, हमारे देश में धर्म का मतलब समुदाय से नहीं है। जो आपको रिलीजन वर्ड जब आप यूरोपियन कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं तो रिलीजन का जो असली मीनिंग है
वो हो सकता है समुदाय, किसी एक कम्युनिटी से, ठीक है, एक मत हो सकता है, मजहब हो सकता है। बट जब हमारे यहाँ बात की जाती है धर्म की, तो हम धर्म को कैसे मानते हैं? धर्म हमारे लिए एक राइचियसनेस की एक्टिविटी है। रोजमर्रा पे जब हम धर्म बोलते हैं, हम कहते हैं ना कि मेरा धर्म ये नहीं कहता कि मैं किसी से झूठ बोलूं, मेरा धर्म नहीं कहता कि मैं चोरी करूं, मेरा ईमान, मेरा धर्म नहीं कहता मैं इस इंसान के साथ गलत करूं। सो हमारे देश में धर्म का मतलब बहुत ही अलग है, वो एक सही कार्य को लेकर के भी हो सकता है। तो इस वजह से संविधान सभा में जब धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में चर्चा चल रही थी, तो ये तय किया गया कि हम धर्म निरपेक्ष वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस देश में धर्म शब्द का मीनिंग कितना लिबरल है, धर्म को हम कितनी आसानी से किसी और भी बात से हम जोड़ लेते हैं, राइट, कि अपने कार्यों से लेके, अपने रोजमर्रा के कार्यों से लेकर के, जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं, किसी के साथ अन्याय हो रहा होता है, तो हर कोई बोलता है कि नहीं, मेरा धर्म ये नहीं कहता कि मेरी वजह से किसी के साथ अन्याय होना चाहिए। तो इस वजह से संविधान सभा में ये तय किया गया कि हम धर्म निरपेक्ष का वर्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसका मतलब नेगेटिव चला जाएगा, जैसे यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष की बात है। पंथ निरपेक्ष, पंथ मतलब सेक्ट्स, ठीक है। हमारे देश में समुदाय के रूप में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, ये लार्जली यही है। बट इसके बाद जब सेक्ट्स आते हैं, सेक्ट्स में कौन आते हैं? जैसे लिंगायत सेक्ट्स हो गए, ठीक है, और भी इसके अलावा बहुत सारे सेक्ट्स हैं। तो इस वजह से हमारे देश में जो डाइवर्सिटी है ना, एक हिंदू धर्म के अंदर भी बहुत सारे सेक्ट्स हैं जिनकी अलग अलग मान्यताएं, हालांकि सबका सोर्स एक ही रहेगा, बट उनकी अलग अलग मान्यताएं, कुछ जगह पे उनके थोड़े बहुत बदलाव हो जाते हैं विचारधारा पे। तो इस वजह से पंथ निरपेक्ष जो है एक बहुत ही पॉजिटिव टर्म है। अब जब पंथ निरपेक्ष हम इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हम ये सिक्योर कर सकते हैं कि जब भी कोई ऐसा रिलीजन से रिलेटेड कोई ऐसी एक्टिविटी है जो हमारे देश की ग्रोथ के, डेवलपमेंट के अगेंस्ट जाती है, तो सरकार वहां इंटरफेयर करेगी और उसको रोकेगी। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला सती प्रथा, ठीक है, देवदासी की जो प्रथा थी, ओके, एंड ऐसे बहुत सारी प्रथाएं हैं अपने देश में जो हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या किसी और धर्म के नाम पर चलती थी, ठीक है। बट उसमें स्टेट ने इंटरफेयर किया कि नहीं, ये गलत है। ये एक हमारे फंडामेंटल जो हमारे कर्तव्य है, उसमें एक बात कही गई है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करे, है ना। एक विकासशील देश के लिए ये जरूरी है कि उसके नागरिक मॉडर्न हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट हो। कोई भी ऐसी प्रथा जो आज के समय में रिलेटेबल नहीं है, हमारे अंदर इतना दम होना चाहिए कि हम उसको पीछे छोड़ करके उसमें रिफॉर्म लेकर के आए, ठीक है। उद्देश्य यही है। और सबरीमाला केस में भी हमने देखा था, सालों की एक प्रथा थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रथा को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया कि ये हमारे संविधान की जो मुख्य धारा है उसके खिलाफ जाती है, ठीक है। सो ये मतलब था पंथ निरपेक्षता का, और यही मतलब है नेगेटिव और पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का। हमारे यहाँ क्या है? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, दैट इज पंथ निरपेक्षता। यानी स्टेट एंड रिलीजन आर नॉट एंटायरली डिफरेंट। जब जरूरत होगी स्टेट रिलीजन के मुद्दे में इंटरफेयर करेगा। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है धर्म के नाम पर, किसी समुदाय के नाम पर, किसी पंथ की किसी भावना के नाम पर, तो वहां पे स्टेट आएगा और उनको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। यूरोप में ऐसा नहीं है। पोप एंड स्टेट, they work in a different direction entirely. State will never interfere in religious issues or church issues, or church will never come into religion, state. Okay, so now we understood the concept of negative and positive secularism.
और हमने ये भी समझा कि ये उस वक्त क्यों नहीं ऐड किया गया था, राइट? क्योंकि उस वक्त बड़ा कंफ्यूजन था। उस वक्त देश नया नया आज़ाद हुआ है, जनता को मालूम भी नहीं, आधे से ज़्यादा जनता को तो पता भी नहीं था कि सेक्युलरिज्म एक वर्ड भी है। तो उस वक्त, और सेक्युलरिज्म वर्ड की इतनी सारी मीनिंग है, पूरे विश्व में आप जाएंगे सेक्युलर वर्ड तो हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसकी मीनिंग अलग अलग है। कहीं पे ये इंक्लूड है, कहीं पे स्टेट रिलीजन अलग अलग है, कहीं पे नहीं अलग है। तो इस वजह से वो कंफ्यूजन हो, एक ऐसे देश जो अभी अभी नया नया बन रहा है, एक आज़ाद देश की नींव बन रही है, तो उस वक्त अगर ये टर्म इस्तेमाल कर दिया जाता प्रियम्बल में तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती। इनफैक्ट आज की डेट में बहुत कंफ्यूजन है इस शब्द को लेकर के। हम बहुत ही कैजुअली इस वर्ड को यूज़ कर लेते हैं, वी आर सेक्युलर कंट्री तो इसको ये करना है, ये ऐसे नहीं बोल सकते। बट इसका मतलब क्या है ये समझना ही बहुत ज़रूरी है, और इसको उतनी ही सेंसिटिविटी के साथ इस वर्ड को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, सेक्युलरिज्म। ठीक है? Okay, so it was a pretty long lecture about only 5 words, that is sovereign, socialist, secular, democratic, republic. इनके ऑर्डर का हमें खास ख्याल रखना है। इनकी मीनिंग्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको मेरे हिंदी में लिखने से कोई आपत्ति नहीं होगी अब। ओके, एंड we'll meet in next lecture, and till then, thank you so much.